हेलो बच्चों, हमने कल राजस्थान के इतिहास में महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा। किस तरह से उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और उस उत्तराधिकार संघर्ष के बाद उन्होंने सत्ता प्राप्ति की। रायमल ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उनकी साम्राज्यवादी नीति किस प्रकार रही, उन्होंने अपने राज्य को किस प्रकार संगठित किया, स्थानीय शक्तियों के प्रति और दिल्ली की केंद्रीय शक्ति के प्रति उनकी किस तरह की उन्होंने नीति अपनाई, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। शासक बनने के बाद उनका ये मानना था कि उनकी ऐसी सोच थी कि पड़ोस के छोटे मोटे राज्यों को हड़पने की जगह उन राज्यों के आपसी झगड़ों में मध्यस्थता अपनाई जाए ताकि वहाँ अपना प्रभाव स्थापित कर सकें और उन राज्यों की सहयोग और मित्रता प्राप्त हो सके। राणा सांगा चाहते थे कि पड़ोसी नरेश उनके आधिपत्य को स्वीकार करके सदा उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें। इसके लिए उन्होंने उदारता की नीति अपनाई और साथ ही बड़े राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। मारवाड़, बूंदी और अन्य कई वंश के राजाओं के साथ उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन सब का मूल उद्देश्य उत्तरी भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुता को सर्वोच्च बनाना था। सभी परिस्थितियों का अच्छे ढंग से सामना करने के बाद महाराणा सांगा ने स्थानीय परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया। ईडर में जो एक क्षेत्र था उसके आसपास का, ईडर का जो राजा था रावभाण, उसके 2 पुत्र थे, सूर्यमल और भीम। रावभाण की जब मृत्यु हो गई तो उनका ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा पुत्र था सूर्यमल, वो गद्दी पर बैठा, लेकिन 18 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर रायमल आसीन हुआ, लेकिन वो अल्पवयस्क था। इसका फ़ायदा उठाकर भीम जो रावभाण का एक पुत्र था उसको गद्दी से उतार दिया रायमल को और स्वयं ईडर का स्वामी बन गया। लेकिन कम समय में ही भीम की भी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र भारमल गद्दी पर बैठा। तो इस स्थिति में सूर्यमल का पुत्र रायमल जो उस समय अल्पवयस्क था, भागकर राणा की शरण में गया और राणा सांगा ने स्थिति को समझते हुए अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया और उसको ईडर का क्षेत्र दिलवाकर उसको ईडर का स्वामी बना दिया। इससे क्या हुआ बच्चों कि जो आसपास के क्षेत्र थे उनसे मित्रता अपनाने से, वैवाहिक संबंध स्थापित करने से और ईडर के राजा जो रायमल था उसको उसका क्षेत्र वापस लौटाने से राजपूत संघ जो था उस समय संगठित हुआ और आगे उसको साम्राज्य विस्तार करने में काफ़ी सहायता मिली। अब महाराणा जब आसीन हुआ सिंहासन पे तो सबसे पहले उसने जो मेवाड़ के अपहृत राज्य थे जिन पर और दूसरे राज्यों ने अधिकार कर लिया था, उनको पुनः प्राप्त करने का कार्य किया, क्योंकि तभी एक संगठित साम्राज्य की स्थापना की जा सकती थी। इसके लिए उसने सबसे पहले अजमेर पर आक्रमण किया, क्योंकि राजस्थान में अजमेर ऐसा क्षेत्र था जो केंद्र में स्थित होने के कारण सदैव से मुस्लिमों के आकर्षण का क्षेत्र रहा था और मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। अजमेर के मुसलमानों ने, तो इससे क्या हुआ कि जब महाराणा सांगा ने यहाँ पर अधिकार करने का प्रयास किया तो उसने क्या किया कि जो राणा सांगा था उसने अजमेर से मुसलमानों का प्रभुत्व समाप्त करके और यहाँ पर अधिकार कर लिया और इसके बाद जयपुर के जो समीप चाटसू एक क्षेत्र था वहाँ पर लोधी वंश के शासकों का प्रभाव समाप्त करके उस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से क्या हुआ कि जब राणा सांगा ने इस तरह के कार्य किए तो पूर्वी राजस्थान पर लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी का जो प्रभाव था, नियंत्रण था, वो कमज़ोर पड़ गया। इस तरह से प्रारंभिक दौर में राणा सांगा ने इस तरह की नीतियाँ अपनाई। उसके बाद राणा सांगा
और मालवा राज्य के मध्य हम संबंध के बारे में देखेंगे। जब राणा सांगा शासक बने तो मालवा का जो क्षेत्र था उसकी स्थिति का कमज़ोर थी और यहाँ पर महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था, जो शासक के रूप में अयोग्य था, निर्बल था और सामंतों के साथ भी इसके संबंध ठीक नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जब शासक कमज़ोर था तो क्या हुआ कि सामंतों ने उसको गद्दी से हटाया और उसके भाई साहब खां को मालवा का शासक उन्होंने बना दिया। उस समय क्या हुआ, मालवा में एक व्यक्ति था मेदिनी राय, वो बड़ा शक्तिशाली राजपूत सरदार था। महमूद द्वितीय ने उसकी सहायता से साहब खां को गद्दी से उतारकर पुनः सुल्तान बन गया और महमूद द्वितीय ने मेदिनी राय को अपना क्या बनाया, प्रधानमंत्री। मेदिनी राय चूँकि हिंदू था तो मालवा के क्षेत्र में मुस्लिम सामंत और मुस्लिम शासक होने से वो मुस्लिम जितने भी सामंत थे वो एक हिंदू का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने दिल्ली के सुल्तान से आग्रह किया, सभी सामंतों ने, उस समय शासक कौन था दिल्ली का, सिकंदर लोदी, उन्होंने आग्रह किया और गुजरात के शासक मुजफ्फर से भी निवेदन किया कि वो मालवा को मेदिनी राय के मेदिनी राय के नियंत्रण से मुक्त कराने में उनकी मदद करे। इससे क्या हुआ कि सिकंदर लोदी ने इस याचना को स्वीकार किया और वह 12,000 सैनिक सहायता के लिए भेजे और गुजरात का जो शासक था वो स्वयं साहेब खां की मदद के लिए आया, मालवा आया। लेकिन मेदिनी राय ने क्या किया, इन सभी को परास्त कर दिया। इस तरह से मेदिनी राय की स्थिति मजबूत हुई और महमूद द्वितीय ने अपनी राज्य की स्थिति को स्थिर कर दिया। लेकिन इस बीच में बच्चों, सामंतों ने इस प्रकार का घटनाक्रम किया कि मेदिनी राय और महमूद द्वितीय के संबंध दिनों दिन बिगड़ते चले गए। इसी समय क्या हुआ, गुजरात और दिल्ली की संयुक्त सेनाओं ने वापस से मेदिनी राय के विरुद्ध प्रस्थान किया। अतः मजबूर होकर मेदिनी राय को भागकर राणा सांगा के आश्रय में जाना पड़ा और उसने उनसे सहायता की याचना करी कि मुझे सहायता दी जाए गुजरात और दिल्ली के विरुद्ध। और अपने पुत्र उसका नत्थु था उसका नाम, उसको मांडू क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वह छोड़कर आ गया। इसके बाद महमूद द्वितीय मालवा का सुल्तान बन गया। अब मेदिनी राय का कोई हस्तक्षेप नहीं था मालवा में। मुस्लिम सेनाओं ने मालवा में महमूद द्वितीय की स्थिति को सुदृढ़ किया। ऐसी स्थिति में सांगा ने मेदिनी राय को अपना स्वयं का सरदार बना लिया और उसको गागरोन और चंदेरी के क्षेत्र में कुछ जागीर सौंपकर उसको अपना विश्वस्त बना लिया। हालांकि वो उसका विश्वस्त बन गया, सेना में शामिल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से अब राणा सांगा और मालवा के मध्य संघर्ष निश्चित था। तो संघर्ष के क्या कारण थे, जिसमें पहला कारण है मालवा और मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता। यदि हम इतिहास को देखें तो 1401 में स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ मालवा शुरू से ही मेवाड़ का शत्रु था। दोनों के मध्य वैमनस्य की भावना बनी रही, जिसने राणा सांगा के समय इन दोनों का सामना हुआ। दूसरा कारण है मालवा और मेवाड़ के शासकों में धार्मिक कट्टर था। मालवा का शासक चूँकि मुसलमान था तो वो कट्टर असहिष्णु था और उनके द्वारा मुस्लिम जो हिंदू जनता थी उन पर अत्याचार किए जाते थे। वहीं हम राणा सांगा को देखें तो वो हिंदू धर्म और संस्कृति को की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह से दोनों की जो धर्मांता थी, दोनों का जो धर्म के प्रति प्रेम था, उन दोनों ने एक दूसरे को उनका विरोधी बना दिया। साम्राज्यवादी भावना,
दोनों ही शासक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिससे दोनों के क्षेत्र एक दूसरे तक विस्तृत हो गए। अतः इस स्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष आवश्यक जरूरी हो गया था। मेन कारण है मेदिनी राय का राणा सांगा की शरण में आना, हमने पहले भी पढ़ा। और लास्ट कारण है मेदिनी राय के पुत्र नत्थू का मारा जाना। गुजरात के शासक ने मेदिनी राय के पुत्र नत्थू, जिसको वो सुरक्षा के लिए छोड़ के आया था मांडू, उसकी हत्या कर दी। अतः ऐसी स्थिति में मेदिनी राय चाहता था कि राणा सांगा की सहायता से वो अपने बेटे की मृत्यु का बदला गुजरात के शासक से ले। इन कारणों के फलस्वरूप दोनों पक्षों के मध्य में युद्ध हुआ और मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय ने 1519 में पूर्ण शक्ति के साथ गागरोन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में हालांकि मुसलमानों की पराजय हुई और महमूद घायल हो गया और उसको बंदी बनाकर राणा सांगा के द्वारा चित्तौड़ ले जाया गया। वहाँ पर राणा सांगा ने उसके साथ उदार व्यवहार किया और उसका इलाज करवाकर उसको सम्मान के साथ मालवा भेजा गया। इस स्थिति के बाद कुछ समय तक दोनों में मित्रतापूर्ण संबंध रहे। मालवा के महमूद द्वितीय ने उपहार के तौर पर राणा सांगा को कुछ वस्तुएं उपहार में सौंपी, लेकिन इस स्थिति की समीक्षा करें तो राणा सांगा का मानना था कि मालवा को मित्र बनाकर गुजरात से अलग किया जा सकता है, क्योंकि गुजरात और मालवा का सम्मिलित संगठन जो था वो राणा सांगा के लिए काफ़ी मुश्किल कर सकता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस तरह की नीति अपनाई जो तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में सही मानी जा सकती हैं। तो इस तरह से बच्चों, मालवा के शासक महमूद द्वितीय के साथ उदारतापूर्ण नीति अपनाकर कुछ हद तक राणा सांगा ने मालवा को अपना जो था सहायक क्षेत्र बना लिया। अब उसके बाद था गुजरात का क्षेत्र। राणा सांगा और गुजरात के संबंध कैसे रहे? प्रारंभ से ही देखें तो गुजरात के शासक से जो मेवाड़ क्षेत्र था उसके संबंध सही नहीं थे। दोनों राज्य प्रसारवादी प्रवृत्ति के थे, अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य भी कुछ ऐसे कारण थे जिसके फलस्वरूप दोनों में संघर्ष हुआ। पहला कारण है नागौर की स्वतंत्रता का प्रश्न। नागौर का जो क्षेत्र था उसमें नागौर में मुस्लिम शासकों का शासन था। तो यहाँ पर शुरू से ही मेवाड़ के शासकों ने इस तरह की नीति अपनाई, उसको संरक्षण में लेकर, कि यहाँ के मुस्लिम शासकों को मेवाड़ को कर देना पड़ता था। लेकिन गुजरात का शासक चाहता था कि नागौर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और यह बिना संघर्ष के यह कार्य संभव नहीं था बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है गुजरात के सुल्तान की मेदिनी राय के विरुद्ध मालवा को सहायता। गुजरात का जो शासक था उसने मेदिनी राय के पुत्र नत्थू की हत्या और फिर मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकालने में महमूद द्वितीय की काफ़ी मदद की थी। सांगा ने सबसे पहले अपने शत्रु महमूद द्वितीय को हराया। गुजरात का सुल्तान इस समय कौन था बच्चों? मुजफ्फर शाह, जो 1511 में शासक बना था और 1522-23 तक वह गुजरात का शासक बना रहा। इस अंतराल में उसने राणा सांगा से जब हीडर में हस्तक्षेप किया राणा सांगा ने, तो 1522 ईस्वी तक युद्ध किए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। अगला कारण है राणा सांगा द्वारा दक्षिण पश्चिमी राज्यों का संगठन बनाना
और उसके बाद है ईडर में राणा सांगा का हस्तक्षेप। मेवाड़ और गुजरात के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण ईडर का प्रश्न भी था, क्योंकि गुजरात और मेवाड़ की मध्य स्थित होने के कारण इसका काफ़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। गुजरात के सुल्तान ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया और भारमल को ईडर की सिंहासन पर बैठाया, लेकिन राणा सांगा ने भारमल को हटाकर अपने जामाता रायमल को ईडर का स्वामी बना दिया। तो गुजरात के सुल्तान ने इसे महाराणा सांगा का अनुचित हस्तक्षेप समझा और इसका विरोध किया। इस तरह के संघर्ष के मतभेदों के बाद युद्ध दोनों में संभव था, क्योंकि जब राणा सांगा ने अपने दामाद जो था रायमल उसको ईडर की गद्दी पर बिठाया तो गुजरात का जो सुल्तान था मोहम्मद शाह बड़ा नाराज़ हुआ और उसने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को 1514 में रायमल के विरुद्ध सेना लेकर भेजा। पहले रायमल मुस्लिम सेना का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन उसने बाद में मौका देखकर निजामुल मुल्क की सेना पर टूट पड़ा और उसे ईडर से उसने भगा दिया। इसके बाद क्या किया, गुजरात के सुल्तान ने 2 बार अपनी सेनाएं और भेजी, लेकिन जब असफलता प्राप्त हुई तो तीसरी बार मलिक हुसैन को भेजा गया। वह ईडर को प्राप्त करने में सफल हो गया। सुल्तान ने निजामुल मुल्क को ईडर का प्रशासक नियुक्त किया। इस पर 1520 में महाराणा सांगा स्वयं सेना लेकर गया और उसने मलिक हुसैन को परास्त करके रायमल को पुनः ईडर का राजा बनाया। राणा सांगा जो था गुजरात के संदर्भ में अपने शत्रु को पूर्ण तरह से समाप्त कर देना चाहता था, अतः वह मुस्लिम सेना का पीछा करता हुआ कहाँ तक आ गया, अहमदनगर तक पहुँच गया। अहमदनगर में राणा ने मुस्लिम सेना को करारी मात दी और लूट में काफ़ी माल प्राप्त करके वो सेना सहित चित्तौड़ लौट गया। गुजरात के सुल्तान ने इस घटना को स्वीकार नहीं किया और उसने सोरठ के हाकिम मलिक एयाज के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा आदि स्थानों को लूटती हुई मंदसौर तक पहुंच गई। डूंगरपुर का रावल गज्जा गुजराती सेना का मुकाबला करते हुए मारा गया। मांडू का सुल्तान भी वहां आकर गुजरात के सुल्तान से मिल गया। मुस्लिम सेना आगे बढ़ती रही, लेकिन मुस्लिम सेना के जैसे ही आगमन की सूचना मिली, राणा सांगा विशाल सेना के साथ रवाना हुआ। मलिक एयाज महाराणा सांगा की विशाल सेना को देखकर डर गया और उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। इसके बाद दोनों के बीच संधि प्रस्ताव का भेजा गया, लेकिन इसके बाद गुजरात के सुल्तान ने महाराणा सांगा का प्रतिरोध करने का कभी निश्चय नहीं किया। गुजरात के एक उत्तराधिकारी बहादुर शाह को बहुत समय तक महाराणा सांगा ने अपनी शरण में रखा था। इस प्रकार महाराणा सांगा अपनी नीतियों से गुजरात को अपने प्रभाव में लेने में सक्षम रहे। अब इसके बाद है ये हमने स्थानीय शक्तियों के बारे में पढ़ा, गुजरात और मालवा के साथ संबंध कैसे थे इस बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तानों के साथ कैसे संबंध रहे, चाहे वो लोधी वंश के शासक हों या मुस्लिम वंश के शासक हों। इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।